बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर जो वो उर्दू में करेंगे और अगेन ये है इंटर की बायो। सही, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और जो आज का लेक्चर होगा वो होगा यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। मतलब कि जो हम पानी पीते हैं उसके बाद यूरिन होता है रिलीज़, तो वो कैसे सारा प्रोसेस होता है। अब इनमें जो मेन बातें हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इसमें मतलब कि यूरिन को सिंपल लैंग्वेज में पेशाब कहते हैं। तो वो किस तरीके से बनता है। अब जब हम एक गिलास हमने पानी पिया तो वो फ़िल्टर होके पानी में जो भी मिनरल्स थे, जो भी नशोनुमा थी, जो भी ताकत थी, वो उसमें बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई किडनी की हेल्प से, और जो है वो जो बाकी रिमेनिंग जो बेकार मादा था वो रिलीज़ हो गया। अब ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे। अब हमें बचपन से ही पता होता है कि अगर हम पानी नहीं पीते, कम पीते हैं या क्या, तो किडनी में हमें दर्द होता है या व्हाटएवर। तो बस यही है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूँ। कहाँ गया पे? यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, तो यहाँ से होता है। मैं आपको पहले थोड़ी सी मतलब मोटी मोटी बातें बता दूँगी, उसके बाद जो है वो हम रीडिंग करेंगे। यहाँ से लेके ये पढ़ेंगे पहले, फिर ये पढ़ेंगे द किडनी और उसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिनरी की स्पेल सही नहीं लिखी हुई है, लेकिन URINARY, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। किडनी होगा, 2 किडनीज होंगे, यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम हियर। 2 किडनीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो है वो सिंपली 2 किडनीज हैं। उसके बाद जो है वो उसमें से 2 नालियाँ निकल रही हैं जिन्हें हम यूरेटर कहेंगे, और जो यूरेटर होंगी दोनों वो आएंगी ब्लैडर में। सही है, ब्लैडर जो होगा वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद होगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब जो है वो एंड पॉइंट होगी, और उसके बाद आते हैं स्फिंक्टर मसल। काम होता है स्फिंक्टर मसल का कि अगर किसी को यूरिन आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर मसल अपना काम करते हैं। सही है, 2 किडनी हो गए, उसमें से 2 नालियाँ निकली जिन्हें यूरेटर्स कहा गया। उसके बाद क्या आया, ब्लैडर आया। ब्लैडर यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे ब्लैडर है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। जो हम कहीं और पढ़ते हैं लिवर में, वो होता है गाल ब्लैडर। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लें, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, इसके बाद स्फिंक्टर मसल और यूरेथ्रा, इसका आपको पता चल गया। अब जो मेल फीमेल, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसी तरीके का होगा, लेकिन उसके बाद जो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या कह लें जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वो फिर जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर बेसिक सेम ही रहेगा। इसके बाद ये जो किडनी है, इनके ऊपर जो है वो 2 ग्लैंड्स हैं, इन्हें कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। सही, अब हम इसकी करते हैं रीडिंग। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। Urinary system of man consists of a pair of bean-shaped organs called kidneys, a pair of ducts called ureters which arise from each kidney, a muscular sac-like organ, the urinary bladder, and a tube called urethra which arises from bladder and empties urine outside the body. अब क्या है इसमें कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है इंसान का, इसमें मतलब कि जोड़ी होती है किडनीज की, गुर्दों की, मतलब 2 होते हैं जोड़ी। सिंपल बीन शेप के होते हैं। बीन शेप, ये जो शेप है बीन शेप, बीज जैसी, और मतलब कि बीन शेप होती है, और इन्हें हम किडनीज कहते हैं। इसमें से जो है वो 2 जो है वो एक मतलब पेयर 2 जो है वो यूरेटर्स निकलती हैं हर एक किडनी में से, और एक मस्कुलर जो वो सैक लाइक ऑर्गन होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे, और उसके बाद एक ट्यूब निकलेगी जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे, जो कि ब्लैडर में से ही आती है।
और यूरिन को जो है वो बॉडी से खारिज करवाती है। द ब्लैडर एंड ऑफ यूरेथ्रा हैज़ अ स्फिंक्टर वेल्व विच कंट्रोल्स रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। और जो एंड में जो स्फिंक्टर मसल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि कंट्रोल करते हैं यूरिन को कंट्रोल करते हैं। दैट्स इट। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा गौर से देख लें। अच्छा, अब ये किडनी की शेप है, इसमें आपको दो रीजन्स आएंगे, एक होगा आउटर, दूसरा होगा इनर। जो आउटर रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, इनर रीजन को हम मेडुला कहेंगे। ठीक है। अब जो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे क्या, पेरिटोनियम। अगर किडनी की मेम्ब्रेन आती है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम, और अगर जो हार्ट की मेम्ब्रेन आती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो इन दोनों में डिफरेंस है, फ़िलहाल इसकी पेरिटोनियम है। ओके, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात है कि इसमें जो है वो एक जो है वो मतलब समझ लें सिंपल जो नालियाँ होंगी या जो एक होंगी आर्टरीज होंगी और दूसरी होंगी वेन्स होंगी। ठीक है। तो जो आर्टरीज होंगी, रेनल आर्टरीज, वो किडनी को जो वो ब्लड सप्लाई करेंगी, और जो रेनल वेन्स होंगी वो इसमें से ब्लड को बाहर निकालेंगी। रेनल आर्टरीज अंदर और ये बाहर। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट होगा ना, इसे जो है वो हम हिलस कहेंगे। सही। और ये जो ट्रायंगल शेप है इन्हें जो हम पिरामिड्स कहते हैं। अब मतलब बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉर्टेक्स ये है, मेडुला अंदर वाला रीजन है, और ये जो ब्लड ला रही है उसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे, रेनल आर्टरीज, और जो बाहर ब्लड को लेके जा रही है उसे रेनल वेन कहेंगे। और यहाँ पे जो रीजन है उसे हम हिलस कहेंगे, जहाँ पे जो मतलब एंट्री और एग्जिट हो रही है उसे लाइक अ डोर, उसे हम हिलस कहेंगे। यहाँ पे पेल्विस लिखा हुआ है, इसकी अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो अब ये वाला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The kidney. Each kidney is a bean-shaped organ which is about 10 centimeter long. जो किडनी होता है वो बीन शेप का होता है और उसकी साइज़ होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। दे लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी बीइंग अटैच्ड विद द डोर्सल बॉडी वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब कि राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, हमारी दोनों साइड पे जो है वो किडनीज मौजूद होते हैं, और ये एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। एब्डोमिनल रीजन से मुराद ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, चेस्ट वाला, तो यहाँ पे होते हैं। और ये डोर्सल बॉडी वाल, डोर्सल से मुराद ये है कि जो हमारी जो बैक है उससे जो है वो अटैच होते हैं, और मतलब वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। सिंपल सी मैं आपको ऐसे बात बता दूं कि ये है, ये बैकबोन है, सही है, बैकबोन, इसकी वर्टिब्रा। अब इस साइड भी किडनी है और इस साइड भी किडनी है, बस ये वाली बात है। तो यहाँ पे है दे लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी बीइंग अटैच्ड विद द डोर्सल बॉडी वॉल on either side of vertebral column. ये हो गया। Each kidney is enclosed by thin membranous covering called peritoneum. Located on the top of each kidney is adrenal gland. अब ये जो किडनी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी, थिन होगी, उसे हम पेरिटोनियम कहेंगे, और उसके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होगा जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाएगा। द किडनीज रिसीव ब्लड थ्रू पेयर्ड रेनल आर्टरीज। जो किडनी होंगे वो ब्लड रिसीव करेंगे, किडनी को ब्लड मिलेगा रेनल आर्टरीज की मदद से, विच डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द डोर्सल आउटा। और वो जो रेनल आर्टरी होगी वो खुद कहाँ से आएगी, डोर्सल आउटा में से। मतलब डोर्सल आउटा ने ब्लड दिया रेनल आर्टरी को, रेनल आर्टरी ने ब्लड दिया किडनी को। सही, ये हो गई बात। द ब्लड इज़ ड्रेन्ड आउट फ्रॉम ईच किडनी बाय रेनल वेन। अब जो किडनी है उसमें से जो है वो जो ब्लड है वो निकल रहा है रेनल वेन की मदद से, वो सप्लाई कर रही है, और वो जो है वो
एग्जिट करवा रही है। बोथ रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन लीव किडनी एट द साइट कॉल्ड हिलस, और उस जगह को हम हिलस कहेंगे जहाँ पे दोनों रेनल आर्टरीज जो वो एंटर हो रही हैं और रेनल वेन्स लीव कर रही हैं किडनी को, उस साइट को हम हिलस कहेंगे। अब क्या है, अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला वाली बात आ रही है, याद करें। अगर इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर मतलब किडनी को लॉन्गिट्यूडनल लंबाई वाले वे में कट करें तो क्या हमें नज़र आएगा, इसमें जो वो दो डिस्टिंक्ट रीजन्स नज़र आएंगे। एन आउटर डार्कर रीजन द कॉर्टेक्स एंड एन इनर लाइटर रीजन द मेडुला। अच्छा, अब यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है, ठीक है जी, कॉर्टेक्स है वो लाइट है और मेडुला जो है वो डार्क है। असल में सही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कॉर्टेक्स होता है उसका डार्क रीजन होगा, जबकि मेडुला जो इनर रीजन है उसका कलर लाइट होगा। हो गई भाई ये बात। अच्छा, द मेडुला कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरामिड्स, और ये जो कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर थे ट्रायंगल, इन्हें हम पायरामिड्स कहते हैं। यूरिन इज ड्रॉप्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द टिप्स ऑफ पायरामिड्स इनटू फनल शेप्ड स्पेसेस कॉल्ड पेल्विस ऑफ द यूरेटर। अच्छा, अब इस आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, यहाँ पे ब्लड की बात हो रही थी और यहाँ पे यूरिन की बात हो रही है। अब जो होगा यूरिन इज ड्रॉप्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द टिप्स ऑफ पायरामिड्स। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये पायरामिड हैं। अब इनकी जो ये वाली जो टिप्स हैं, यहाँ से यूरिन सीक्रेट हो रहा है और पेल्विस में जा रहा है। ये है पेल्विस वाला एरिया, सही। अब पेल्विस में जा रहा है और यहाँ से जाते हुए यूरेटर में जा रहा है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा फिर से पढ़ के दिखाती हूँ। यूरिन इज ड्रॉप्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द टिप्स ऑफ पायरामिड्स इनटू अ फनल शेप्ड स्पेसेस कॉल्ड पेल्विस ऑफ द यूरेटर। और ये यूरेटर का ही पेल्विस है, बस मतलब जो यूरिन है वो यहाँ टिप्स से निकलते हुए पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से यूरेटर में जाएगा, बात ख़त्म। अब आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या केस है, किडनीज़ में बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स का फंक्शन ये होता है कि मतलब एक ये मेन यूनिट है किडनी का, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अगर फोकस करें तो इसमें दो तीन बातें आ जाती हैं। लेट मी चेक माय ओके, सही। तो यहाँ पे मैंने एक मेन उसका चार्ट बना लिया है। एक जो है वो किडनी है। द किडनी साइज़ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर का होगा। मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहा जाता है। एड्रेनल ग्लैंड ऑन किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होगा। यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट होता है या इस साइड को हिलस कहते हैं। ये हो गई रेनल आर्टरीज और ये हो गई रेनल वेन, सही। इसके बाद जो रेनल आर्टरीज खुद कहाँ से आती हैं, डोर्सल आउटा में से। अच्छा, ये वाला केस हो गया। अब आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, एक तरह का जो ये सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अभी आपको थोड़ा सा गिचमिच टाइप का लग रहा है, लेकिन इसे मैंने खोल के थोड़ा सिंप्लीफाई करके करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक गोल शेप होगी और इसके बाद ये जो है वो भूल-भुलैया टाइप की जो है वो होगी स्ट्रक्चर। फिर यू शेप आती है, यू शेप को जो वो लूपोफेनल कहेंगे। अब इसके बाद जो वो फिर से ये भूल-भुलैया आती है और उसके बाद आती है एक नाली जिसे हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो एक शेप आती है ये गोल दायरा, ये आप देख लें, इसे कहते हैं हम बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये है प्रॉक्सिमल और ये है डिस्टल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये है, सही हो गई बात। बोमेंस कैप्सूल ये है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये है। एंड में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो यू शेप में आ रहा है ये क्या है, लूपोफेनल है। दैट्स इट, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे ये, तो आपको इजी रहेगा कि समझने में, सही है।
कहाँ है ये, नेफ्रॉन। ईच किडनी इज composed of about 1 million microscopic tubules or nephrons. It is regarded as structural and functional unit of kidney which performs osmoregulation as well as excretion. जो हर एक किडनी होता है इसमें मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूबल्स होते हैं या नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब किडनीज में नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहीं पे एमसीक्यूज आ जाए तो इसका जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है तो हम कहेंगे नेफ्रॉन। विच परफॉर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या हो रही है, यूरिन की एक्सक्रेशन हो रही है। और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कि जो सेल में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो वाला जो प्रोसेस है उसमें भी, सेल के प्रोसेस में भी ये नेफ्रॉन रोल प्ले करता है। हो गई बात। अच्छा, अब क्या है, ईच नेफ्रॉन बिगिंस, I hope you can see. Each nephron begins with a spherical structure called Malpighian body. It lies in the cortex of kidney. अब जो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर ग्लोमेरुलस, मतलब ये जो है वो गोल बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस हैं ये, और यहीं पे माल्फिजियन बॉडी है। अब आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सिंपल है। ईच नेफ्रॉन बिगिंस विद अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। माल्फिजियन बॉडी इज composed of cup-like Bowman's capsule. Inside this cup lies a dense network of capillaries known as glomerulus. ऊपर वाला हम कहेंगे बोमेन कैप्सूल है, और जो माल्फिजियन बॉडी है वो भी यहीं पे है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी कप शेप है। बोमेन कैप्सूल हो गया और माल्फिजियन बॉडीज हो गई जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है। इनके अंदर एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, मतलब पतली पतली जो है वो नालियाँ होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। वो जो है वो उनका एक नेटवर्क है, उनका एक जाल है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। 3 बातें हो गई, बोमेन कैप्सूल क्या है और ग्लोमेरुलस क्या है जो कि मतलब कैपिलरीज का नेटवर्क है, और माल्फिजियन बॉडी। क्लियर है। अच्छा, अब जो आएगा ये वाली लिम्ब देख लें, मतलब कि लूप ऑफ हैनल इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट वाला। अच्छा, अब अगर हम इसे गौर से देखें, इसमें 2 मतलब हैं, 2 रास्ते हैं। एक जो फर्स्ट वाला है वो डिसेंडिंग लिम्ब बता रहा है, दूसरा जो है वो असेंडिंग लिम्ब बता रहा है। ये जो फर्स्ट वाली है ये पतली नाली है, और ये जो दूसरी वाली है असेंडिंग लिम्ब है ये मोटी नाली है। इस सारे को लूप ऑफ हैनल कहते हैं। अच्छा जी, मैं थक गई हूँ। अच्छा सही भाई। The Bowman's capsule gives out a coiled tubule known as proximal convoluted tubule. अब जो Bowman's capsule है ये क्या बना रहा है यहाँ पे, proximal convoluted tubule। सही है जी, Bowman's capsule ये रहा गोल गोल, वो क्या बना रहा है, proximal convoluted tubule. It lies in the cortex region. अब यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाली बात आ रही है कि कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। द बोमेन कैप्सूल गिव्स आउट अ कॉइल्ड ट्यूबल नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन. अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज ऑल्सो अटैच्ड विथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल नैरोज एंड डिसेंड्स, और ये जो वो मतलब नीचे की तरफ जाता है, down into a medulla, make a U-turn and come back in the cortex. वापस जो है वो कॉर्टेक्स में आ जाता है। अब इसकी फिगर को मैं यहाँ पे एलाबोरेट करना चाहूँगी कि ये वाली फिगर आप देखें, ये कॉर्टेक्स है, ये है मेडुला। कहने का मकसद इनका ये है कि यहाँ से जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, सही है जी, कॉर्टेक्स वाले रीजन में, वापस नीचे आएगी मेडुला वाले रीजन में आएगी, और वहाँ यहाँ पे वापस से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल बन जाएगा। प्रॉक्सिमल यहाँ पे होगा और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल भी यहाँ पे होगा, दोनों कॉर्टेक्स रीजन में ही होंगे। बीच में इनके लूप ऑफ हैनल है, ये कहाँ आता है, मेडुला में। बस यही बात है। ओके, और क्या है, then nervous descends, you come back in the cortex.
दिस नैरो यू शेप पार्ट ऑफ ट्यूबल इज नोन एज लूप ऑफ हैनल, इसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं। दस इट इज़ ए डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है, पहले डिसेंडिंग आती है बाद में असेंडिंग आती है। द असेंडिंग limb of the loop of annel becomes larger in diameter in the cortex and forms a coil called distal convoluted tubule। अब यहाँ पे सबसे पहले जिक्र क्या किया असेंडिंग लिम्ब का, जो कि डायामीटर में लार्ज होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब होगी बड़ी होगी और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल तक जाएगी। The distal convoluted tubule finally opens into a common collecting duct, और ये जो distal वाला जो part है ना distal convoluted tubule, ये finally open होगा collecting duct में। The latter receives urine from a number of nephrons and drains into pelvis of the kidney। अच्छा, अब ये जो है वो pelvis of the kidney, अच्छा तो यहाँ से मतलब होता हुआ ये जो यूरिन है ये जाएगा पेल्विस में जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। रोज़े में थोड़ा गला खुश्क हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, तो ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया, इसमें दो तीन नाम आप याद कर लो। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है। शुरू में आता है बोमेंस कैप्सूल और जो गोल है और उसके अंदर जो कैपिलरीज आती हैं उन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये हो गई बात। और जो है वो माल्फिजन बॉडी स्टार्टिंग में ही कप लाइक शेप है वो भी यहीं पे है, ठीक है जी। अब आता है लूप ऑफ हैनल जो कि यू शेप का। बस हो गई स्टोरी ख़त्म, एंड में कलेक्टिंग डक्ट है। अब क्या आता है, ब्लड सप्लाई टू द ग्लोमेरुलस ऑफ अ नेफ्रॉन बिगिंस एज एन एफरेंट आर्ट्रियोल विच अराइज फ्रॉम रेनल आर्ट्रियोल। सही। जो अब यहाँ पे पहले हमने यूरिन की बात की, अब हम बात करें ब्लड की, तो डिफरेंस समझें बात का। जो अब आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है, चुनना सा एफरेंट आर्ट्रियोल लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है जी। अब जो ब्लड सप्लाई होता है ग्लोमेरुलस को वो एफरेंट आर्ट्रियोल देती है। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करेगी। जो डार्क ब्लैक वाली लाइन है ये शो कर रही है ग्लोमेरुलस को ब्लड कहाँ से मिला, एफरेंट आर्ट्रियोल से, विच अराइज फ्रॉम रेनल आर्ट्रियोल। और ये खुद कहाँ से आ रही है, रेनल आर्ट्रियोल में से आ रही है। फ्रॉम द ग्लोमेरुलस ब्लड इज कैरीड by the efferent arteriole into two capillary networks. One of the network called peritubular capillaries associated with proximal and distal convoluted tubules, while the other one called vasa recta runs parallel beside the limbs of the loop of Henle। अच्छा जी, तो ये मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ। एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, याद कर लो आप, दूसरी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। ए और ई का फ़र्क है दोनों की स्पेल में, सही। अब ये एफरेंट का काम क्या होगा, ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ पे जो है वो मतलब इस कैप्सूल में ब्लड सप्लाई करेगी, और इफरेंट आर्ट्रियोल का काम होगा डिस्ट्रीब्यूट करना उस ब्लड को। वो इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी दो जगहों पे, एक वो करेगी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो दोनों हैं उनको सप्लाई करेगी, और दूसरी जो है वो तरफ ब्लड जाएगा, दूसरी नाली इसकी जाएगी जो कि मतलब कि पेरीट्यूबुलर नेटवर्क होगा। अच्छा सही है। जो पेरीट्यूबुलर जो नेटवर्क है वो जो फर्स्ट वाला है ये एक मतलब पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, one of the network called peritubular capillaries associated and the other one called vasa recta runs parallel। अच्छा सही है। ये एक होगी पेरीट्यूबुलर, मैं ना शदीद किस्म में थक गई हूँ।
वापस से देखते हैं, एक होती है एफरेंट आर्टरियल, दूसरी होती है इफरेंट आर्टरियल। एफरेंट आर्टरियल ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ, और यहाँ से ब्लड जाएगा इफरेंट आर्टरियल के ज़रिए जो है वो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो ब्लड को सप्लाई करेंगी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। सही है जी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में गया, और मतलब कि प्रॉक्सिमल में गया और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में ब्लड गया, यहाँ गया, यहाँ गया। और ये काम किसने किया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ने किया। अच्छा, फिर क्या होता है कि while the other one called vasa recta runs straight parallel beside the limbs of the loop of anal, और जो दूसरी है जो वैसा रेक्टा है, जो वैसा रेक्टा है ये लूप ऑफ एनल के बिल्कुल जो है वो वैसा रेक्टा ये रही लूप ऑफ एनल के जो है वो पैरेलल मूव कर रही है। इसको भी ब्लड सप्लाई हुआ इफरेंट आर्टरियल की मदद से। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो मेन सिस्टम आपको बता देती हूँ। सही है, सबसे पहले हम पढ़ें, अब इनकी जो वो मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स क्या थी। सबसे पहले अगर यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन आ जाए, आप समझ जाएं कि ये यूरिन वाला सिस्टम है। सही है, इसमें क्या आता है? किडनी आता है, और किडनी आएंगे दो डेफिनेटली, उनमें से यूरेटर्स निकलेंगी, फिर ब्लैडर आएगा, और फिर यूरेथ्रा आएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। थोड़ा इसके अंदर जाके देखें, किडनी के अंदर होते हैं दो हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है कॉर्टेक्स, दूसरे को कहा जाता है मेडुला। ठीक है जी, अब इनके अंदर क्या होंगे? नेफ्रॉन्स होंगे इनके अंदर, और ये जो ये पिरामिड शेप होगी, ये ट्रायंगल शेप, इन्हें पिरामिड कहा जाएगा। काम होंगे दो, एक काम ये होना है कि जो है वो ब्लड यहाँ से मूव करेगा, दूसरा जो है वो मतलब जो वाटर है वो यहाँ से मूव करेगा। तो फर्स्ट में क्या होता है? पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड कैसे होगा? एक होगी रेनल आर्टरीज, ब्लड यहाँ पे लेके जाएंगी, और जो रेनल वेंट्स होंगी वो यहाँ से ब्लड को एग्जिट करेंगी। इस जो पॉइंट आने जाने का जो दरवाज़ा है उसे हम हिलस कहेंगे। ठीक है जी, हिलस। अब ये हो गई ब्लड की बात। इसके बाद हम करते हैं किसकी बात? अच्छा जी, हाँ ये हो गया। अच्छा, तो अब होगी बात यूरिन की। सही है जी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आउटर रीजन है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर रीजन है मेडुला। ये डार्क होगा, ये लाइट होगा, और यहाँ पे जो वो पेल्विस है, और यहाँ पे है यूरेटर है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है वो पिरामिड्स की जो टिप हैं, यहाँ से यूरिन निकलेगा और जाएगा पेल्विस में, जाएगा पेल्विस से जाएगा यूरेटर में जाएगा। सही है जी, अब थोड़ा सा और इसे हम देखें कि इसके अंदर आखिर और क्या क्या है, तो वो इस फिगर में है। इस फिगर में ये है कि मतलब ये नेफ्रॉन की सारी शेप है। नेफ्रॉन किस तरह का होता है? अच्छा, नेफ्रॉन में होती हैं कोई 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आप याद कर लो। इसमें एक आती है खून वाली बात आती है कि ब्लड कैसे सप्लाई होता है, दूसरा होता है कि जो वो पानी जो वो कैसे मूव होकर यूरिन होकर एक्सक्रीट होता है। सबसे पहले बॉमेंट्स कैप्सूल, गोल वही चीज़ आ गई। सही है, यहीं पे जो वो गोल जो है वो मालफिजन बॉडी होगी, और ये जो ग्लोमेरुलस होंगी इसके अंदर छन्नी की तरह शेप होगी, क्योंकि जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसमें छन्नी होती है तो नेट लाइक होती है, तो जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और जो चाय होती है वो कप में चली जाती है। सही है जी, तो इसी तरीके से जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि ब्लड प्रोटीन हो गया और इस तरह के मॉलिक्यूल्स, तो वो बाहर रह जाएंगे और ये मतलब हमारी बॉडी में चले जाएंगे क्योंकि ये यूज़फुल है। जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो वो मतलब यूज़लेस बनता जा रहा है, यूरिन क्योंकि यूज़लेस है। सही है, तो यहाँ से ये इस वजह से हम कह रहे हैं कि एक डेंस नेटवर्क है कैपिलरीज का। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ से जो है वो वाटर यूरिन होता है, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होंगे। फिर आता है
डिसेंडिंग लिम्ब आएगी, पतली आएगी, यूरिन यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा। असेंडिंग लिम्ब में ये यहाँ पे जो है वो डायामीटर इसका बड़ा होगा, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और इसके बाद जो वो कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए चला जाएगा। सही है जी। और ये हुआ इसका केस। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती थी, एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। दो ये हो गई सही। अब एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है सिंपल ग्लोमेरुलस को, बोमेंस कैप्सूल को ब्लड सप्लाई करना। डन हो गया भाई ये। अब होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल के होते हैं दो काम, दो चीज़ों को ब्लड सप्लाई करेगी। एक वो करेगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को, और दूसरा जो है वो वेसा रेक्टा को, इसको और इसको। ठीक है। अब जो इफरेंट आर्ट्रियोल इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, तो इसने जो वो अपने दो बच्चों में बांट दिया ब्लड को। एक है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और दूसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सही है जी, ये बात हो गई, इन दोनों को ब्लड मिल गया। अब जो दूसरा इसने दिया वेसा रेक्टा को, जो कि लूपोफेनल के पैरेलल मूव कर रही है, ये जो ब्लैक है, तो मतलब इसको जो वो ब्लड सप्लाई हो गया। तो ये इसकी ओवरऑल की स्टोरी। एंड में है ना कि proximal distal while the other one called vesa recta runs straight parallel besides the lupofenal, और जो दूसरी होती है उसे हम वेसा रेक्टा कहते हैं, जो कि लूपोफेनल के पैरेलल मूव करती है। तो मतलब कि इफरेंट आर्ट्रियोल ने ये दो भलाई के काम किए, एक पेरीट्यूबुलर को दिया जिसने इन दोनों को दिया, और दूसरा जो वो वेसा रेक्टा को दिया जिसने मतलब यहाँ पे मूव करवाया। अच्छा जी, सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और अगर मतलब ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब क्या नाम है, माय ब्रदर वाज प्लेइंग अ पबजी गेम, तो उसका आवाज़ और ये सारे, सो सॉरी फॉर दैट, और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ में ना आए या कुछ टॉपिक या क्या, तो कमेंट्स में बता दें। और मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है क्योंकि थोड़ा रोज़े में आवाज़ नहीं निकलती। सही है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।